to Pragya Biology classes. This is Dr. Shal Pragya and today we will talk about introduction of endocrine system. In this video we will study about introduction of endocrine system, what is the difference between exocrine and endocrine gland, who is the father of endocrinology, what is endocrinology, and different definitions we will study in this video. So let's start endocrine system. My dear students, as we know, in our body different systems are there. For example, muscular system, skeletal system, nervous system, respiratory system, circulatory system, reproductive system, excretory systems. ये सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. हर एक सिस्टम का अपना अपना फंक्शन है. सारे सिस्टम्स कभी एक साथ मिलकर भी काम करते हैं और कभी अपना अलग फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सारे सिस्टम्स के कुछ फंक्शंस हैं जो स्पेशली उन्हें परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन कुछ इमरजेंसी केसेस में क्या होते हैं, कभी जैसे इमरजेंसी आ गई. अब बॉडी के लिए इमरजेंसी क्या है कि अब बॉडी को एट रैंडम रन करना है. तो दौड़ते वक्त अब ऐसा नहीं है कि सारे सिस्टम्स बोलेंगे कि मैं अपने अपने काम में बिजी हूँ और मैं आपको अभी हेल्प नहीं कर सकता. तो ऐसा नहीं हो सकता. तो इसके लिए क्या होता है कि सारे सिस्टम्स कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं. तो तब जाकर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म किया जा सकता है. जैसे अब बॉडी को दौड़ना है, सपोज सामने कोई सांप दिख गया और सांप दिख गया, तो अब क्या है, हम लोगों को रेस्पॉन्स में क्या करना है, वहां से हम खुद को दूर ले जाना है ताकि वो सांप हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे. तो ऐसे कंडीशन में अब जो हमारे सारे सिस्टम्स होंगे, जैसे दौड़ना है, दौड़ने के लिए मसल्स की जरूरत होगी, तो मस्कुलर सिस्टम काम करेंगे. मस्कुलर सिस्टम को सहयोग कौन करेगा, तो लंग्स, जो कि हम ऑक्सीजन के कंटिन्यूअस सप्लाई को बनाए रखेंगे. रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही पार्ट है लंग्स. तो ये सारे मिलकर क्या करेंगे, ऑक्सीजन के सप्लाई को बनाए रखेंगे. अब इस दौरान क्या है कि कुछ सिस्टम ज्यादा परफॉर्म करेंगे, कुछ सिस्टम कम काम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अब जिस वक्त हमें दौड़ना है उस वक्त हम डाइजेस्टिव सिस्टम को तो ये नहीं कर सकते कि अपनी सारी एनर्जी तुम डाइजेशन में लगाओ. सारे सिस्टम्स को क्या करना होगा, डेडिकेटेड होकर किसी एक फंक्शन जो एट रैंडम उन्हें मिली है, कोई एक जॉब मिला है दौड़ने का, तो इसके लिए अब क्या है, सारे सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करके एक साथ मिलकर काम करना होगा इस इमरजेंसी के सिचुएशन में. तो अभी क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम यह नहीं कर सकता कि मुझे तो अपना काम करना है, मैं डाइजेशन करूंगा, अभी मैं तुम्हारे लिए काम करना बंद तो नहीं कर सकता ना. लेकिन उस वक्त क्या है कि एनर्जी को बचानी है, हमें सारी एनर्जी कहाँ लगानी है, दौड़ने में. तो डाइजेशन को उस वक्त क्या करना होगा, अपने काम को या तो थोड़ा कम करना होगा या कुछ समय के लिए डाइजेशन बंद करनी होगी. और दौड़ते समय तो हम फूड डाइजेशन नहीं कर सकते ना. तो उस वक्त जो फूड की रिक्वायरमेंट है, फूड ऑक्सीडाइज होगा तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी. और ये जो फूड का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये फूड कहाँ से आएंगे, अगर डाइजेशन बंद हो जाएगा तो खाना कहाँ से आएगा. तो बॉडी में जो स्टोर्ड फूड रहेगा उसे ही हम ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्राप्त करेंगे. तो इस तरह से कुछ सिस्टम्स ज्यादा काम करेंगे, कुछ सिस्टम कम काम करेंगे. लंग्स को ज्यादा काम करना होगा, हार्ट को ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे मसल्स तक पहुंच सके और तेजी से हम दौड़ सके. तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं. तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन क्या हुआ, साथ मिलकर काम करना, किसी भी इमरजेंसी के सिचुएशन में एक साथ परफॉर्म करना, दैट इज ओनली नोन एज कोऑर्डिनेशन. अब कोऑर्डिनेशन में क्या है कि जो हमारी बॉडी में जब कोऑर्डिनेशन लानी हो, हमारे सारे सिस्टम्स को एक साथ काम कराना हो, तो यह काम हमारे बॉडी में दो तरीके से होता है. हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए दो सिस्टम पाए जाते हैं और ये दो सिस्टम है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम.
नर्वस सिस्टम जो काम करते हैं वो बहुत फास्ट काम करते हैं और क्विक रिस्पॉन्स भी शो करते हैं। इनके काम जितने फास्ट होते हैं, इनके रिस्पॉन्स भी उतनी ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। और हार्मोनल सिस्टम जो काम करेंगे वो बहुत धीरे धीरे धीमी गति से काम भी करेंगे और इनके रिस्पॉन्स को कई कई दिनों तक देखे जा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है, आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहे होंगे कि क्यों ना ये जो कोऑर्डिनेशन वाला काम है, सारे ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट कराना, तो ये काम नर्वस सिस्टम भी तो कर सकता था अकेला, फिर हार्मोनल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? हमने अभी आपको बताया है कि हमारे बॉडी में जो कोऑर्डिनेशंस आते हैं, ये कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम से आते हैं, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा हार्मोनल सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम अकेला भी तो ये काम कर सकता था, या फिर अगर हार्मोनल सिस्टम की बात करें तो हार्मोनल सिस्टम भी अकेले ये काम कर सकता था। लेकिन यह काम अकेले क्यों नहीं किया जा सका? क्योंकि कुछ फंक्शंस, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें क्विक दिखाने होते हैं और कुछ एक्शंस हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें टाइम लगता है। तो जो एक्शन हमें क्विक रिस्पॉन्स के रूप में दिखाना हो वो नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होगा, और जो फास्ट नर्वस सिस्टम एंड स्लो एक्शंस को कंट्रोल किया जाएगा हार्मोनल सिस्टम से। अब बात आती है कि नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के सेक्रेशंस को क्या कहेंगे। तो नर्व्स जब कुछ सेक्रीट करेंगे, कोई केमिकल या कोई सब्सटेंस सेक्रीट करेंगे, तो उन्हें हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और जब न्यूरोट्रांसमीटर या फिर न्यूरो सेक्रेशन पर इंडोक्राइन ग्लैंड जब कोई सेक्रीट करेंगे, कोई सब्सटेंस को सेक्रीट करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स कहते हैं। फिर हॉर्मोन्स क्या है, अब सवाल ये उठता है, और हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो सेक्रेशंस में क्या अंतर है, हम लोग वो भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हॉर्मोन्स क्या है। तो हॉर्मोन्स जो भी ये रिलेटेड होते हैं इंडोक्राइन सिस्टम से। इंडोक्राइन सिस्टम के सेक्रेशन को हम लोगों ने हार्मोन कहा, और ये डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट होते हैं। ओके, तो अब कोई सेल भी इंडोक्राइन सेल की तरह काम कर सकता है। कोई एक अकेला सेल भी अपने सेक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड में दे सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा ऑर्गन भी डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपने सेक्रेशंस को रिलीज करेंगे। तो ऐसे सारे सेल, ऑर्गन, ग्लैंड जो डायरेक्टली अपने अपने सेक्रेशंस को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेंगे, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड। और उनके सेक्रेशंस को, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रेशन को हम लोगों ने कहा हार्मोन। इसका मतलब है कि हार्मोन कहाँ सेक्रेट होंगे? तो डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट होंगे। बट इफ वी टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में कुछ न्यूरॉन्स भी ऐसे होते हैं जो अपने सेक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट करेंगे। तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम न्यूरॉन्स या फिर ऐसे न्यूरॉन्स के द्वारा जो सब्सटेंस सेक्रेटेड होते हैं, उन्हें भी हम लोग हार्मोन कहेंगे। ओके, तो कोई भी ऐसे बॉडी पार्ट जो अपने सेक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट करे, उसे हार्मोन कहेंगे। ओके, कोई भी ऑर्गन जो अपने सेक्रेशंस को, तो उस सेक्रेशन को हम लोग हार्मोन कहेंगे। तो यहाँ बात हो रही थी न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन से जो सेक्रेशंस बाहर आते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में अगर जा रहे हैं, तो ऐसे सेक्रेशन को हम लोगों ने कहा हार्मोन, उन्हें भी हार्मोन कहेंगे। हम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है। इफ वी टॉक अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर, तो न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन में क्या अंतर है? हम लोगों ने अभी कहा कि अगर नर्व भी, कोई भी बॉडी पार्ट्स, इवन नर्व भी अपने सेक्रेशन को ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली रिलीज करे, तो उसे हार्मोन कहेंगे। उस सेक्रेशन को, उस सब्सटेंस को हार्मोन कहेंगे। लेकिन अगर कोई बॉडी पार्ट, कोई सेल अपने सेक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड में डाल दे, तो उसे हम लोग कहेंगे हार्मोन। उस सेक्रेशन को क्या कहेंगे? हार्मोन। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्लड में डायरेक्टली सेक्रेट हो रहा है हार्मोन, और
हार्मोन रिलेटेड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, कुछ हार्मोन न्यूरॉन के द्वारा भी सिक्रेटेड होते हैं। अब ये जो हार्मोन वर्ड है, ये हार्मोन वर्ड आया कहां से, इसे दिया किसने? तो हार्मोन वर्ड दिया है दो ब्रिटिश साइंटिस्ट, दे वर स्टर्लिंग एंड बेलिस। स्टर्लिंग एंड बेलिस नामक दो ब्रिटिश साइंटिस्ट ने सन 1902 में हार्मोन नामक वर्ड दिया था। ओके, अब हार्मोन सेक्रीट करने वाला एक सेल भी हो सकता है, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है, एक नर्व या फिर न्यूरॉन भी हो सकता है, या फिर पूरी की पूरी ऑर्गन भी हो सकती है। तो कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गन जो अपने सेक्रेशंस को या कुछ भी रिलीज करे, अपने सेक्रेशंस के रूप में कुछ भी रिलीज करे, उसे हम लोग ग्लैंड करते हैं। अगर वो एकदम थैलेनोमा स्ट्रक्चर में आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्लैंड कहेंगे। तो in this way we can define gland as any cell or organ that releases something is called gland. Now glands are of two types. हमारी बॉडी में glands कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। ये होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और इनके सिक्रीशंस को हम लोग क्या कहते हैं। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो अपने सेक्रेशंस को किसी सरफेस पर सेक्रेट करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड नीड्स सम सरफेस टू सेक्रेट। ओके, तो अगर सरफेस की बात करें तो जैसे हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहाँ होंगे, तो पूरे बॉडी में जितने भी सेक्रेशंस आपको नजर आते हैं, जैसे सलाइवा है, मिल्क है, स्वेट है, म्यूकस है, या फिर ईयर वैक्स है, इवन टीयर्स हैं, हमारे आंसू हैं, जितने भी सेक्रेशंस बाहर आ रहे हैं सब के सब क्या हैं? एक्सोक्राइन सेक्रेशंस हैं। एक्सोक्राइन सेक्रेशंस क्यों है? क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं तो आप लोगों के सामने एक मुश्किल आएगी कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन में अंतर कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सा ग्लैंड एक्सोक्राइन है और कौन सा ग्लैंड इंडोक्राइन है। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड को अपने सेक्रीशंस को रिलीज करने के लिए कोई सरफेस चाहिए होता है। जैसे इफ वी टॉक अबाउट स्वेट ग्लैंड, अगर हम लोग स्वेट ग्लैंड की बात करें तो पसीने को रिलीज करने के लिए सरफेस मिला ना, स्किन के ऊपर वो रिलीज करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट मैमरी ग्लैंड, तो मैमरी ग्लैंड भी अपने सेक्रीशंस को रिलीज करते हैं किसी सरफेस पर। इवन सलाइवा जो सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड होता है वो भी बकल कैविटी के सरफेस पर रिलीज होता है। तो इफ यू टॉक अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहाँ रिलीज हो रहा है? स्टमक के इनर सरफेस पर। स्टमक के इनर सरफेस पर गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किया जाता है। तो ये सारे सेक्रेशंस जो हमारे बॉडी पर या बॉडी के आउटर या इनर सरफेस पर रिलीज किए जाते हैं, ऐसे सारे सेक्रेशंस को हम लोग एक्सोक्राइन सेक्रेशंस कहते हैं। नाउ दीज सेक्रेशंस कम आउट थ्रू अ डक्ट। ये सारे सेक्रेशंस जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा निकलते हैं वो एक डक्ट के थ्रू निकलते हैं। डक्ट मीन्स एक पैसेज, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ये बाहर निकलते हैं और ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ना जाकर किसी सरफेस पर रिलीज होंगे। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग कहेंगे ग्लैंड्स विथ डक्ट, इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग ग्लैंड्स विथ डक्ट भी बोलते हैं। ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वैसे सारे ग्लैंड जिनके पास अपना डक्ट हो, जिसके जरिए वो अपने सेक्रेशंस को बॉडी से बाहर निकालते हैं। बॉडी मीन्स अपने ग्लैंड से बाहर निकालते हैं, ग्लैंड की बॉडी से बाहर निकालते हैं और किसी सरफेस पर रिलीज करते हैं। ऐसे सारे ग्लैंड को हम लोगों ने कहा एक्सोक्राइन ग्लैंड। Secretions come out through a duct, and not only these are the glands with duct. Okay, ये कैसे डक्ट है? ग्लैंड्स विथ डक्ट। एग्जाम्पल में स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, देन सेबेसियस ग्लैंड। इवन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा भी म्यूकस बाहर आता है ना, तो म्यूकस अगर इन्फेक्शन हो गई, कफ एंड कोल्ड हो गए, तो ये जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बाहर आते हैं, नोजी, ये सब क्या है?
एक्सोक्राइन सेक्रेशंस है, जितने भी सेक्रेशंस है सारे के सारे सेक्रेशंस एक्सोक्राइन सेक्रेशन है, एक्सेप्ट इंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू जो सेक्रेशंस बाहर आते हैं उन्हें हम लोग हार्मोन कहते हैं। तो एक्सेप्शनल केस में आते हैं इंडोक्राइन सेक्रेशंस। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स वैसे ग्लैंड्स को कहेंगे जो डक्टलेस हो। सिंपल वर्ड में याद रखना है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे ग्लैंड्स हैं? डक्टलेस ग्लैंड हैं। इनके पास अपना कोई डक्ट नहीं है। इन्हें अपने सेक्रेशंस को रिलीज करने के लिए क्या करना होता है? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपने सेक्रेशंस को डालने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है? In my next video, I will discuss the location and structure and function of all the endocrine glands. अभी क्या है, सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो इफ यू टॉक अबाउट थायराइड ग्लैंड, जो हमारे यहाँ जो वोकल बॉक्स है ना, तो यहाँ पर होती है, गर्दन नेक वाले रीजन में होती है। तो इस नेक वाले रीजन में जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उसे हम लोगों ने कहा थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड के सेल्स जो है उस ग्लैंड में स्कैटर्ड है। अब इनके पास तो कोई रास्ता है नहीं, ये क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं, बस अपने सेक्रेशंस को सेल से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारे ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड्स हैं, उन इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात अगर की जाए तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स को रिच सप्लाई ऑफ ब्लड मिला होता है, ताकि ब्लड स्ट्रीम में इनके सेक्रेशंस चले जाए और वहां से होते हुए ये पूरे बॉडी में ट्रैवल कर सके, सर्कुलेट कर सकें। ओके, तो ये क्या है? ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली चले गए इनके सिक्रेशंस और इस तरह से पूरे बॉडी में ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हार्मोन ऐसे सिक्रेशंस हैं जो किसी एक पार्ट ऑफ द बॉडी में रिलीज होता है, लेकिन इसके फंक्शंस लोकली भी देखे जा सकते हैं और दूर वाले पार्ट्स में भी देखे जा सकते हैं। So we can say that endocrine glands are the ductless gland. It secretes its secretion directly into the blood stream, and examples of endocrine glands are thyroid gland, then adrenal gland, pituitary gland, testes, ovary. So maximum we have to study about 6 or 7 glands in this chapter. 6 or 7 types of endocrine ग्लैंड्स। 7 टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप लोगों के लेवल में जानना है, लेकिन हमारे बुक में कुछ कम ही टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसे हम लोगों को डिस्कस करने हैं। नाउ वी कैन डिफाइन हॉर्मोन्स। अब हम लोग हार्मोन को डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंस दैट आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये डायरेक्टली क्यों ब्लड में रिलीज हुए? क्योंकि ये तो डक्टलेस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं। तो हार्मोन्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच इज रिलीज्ड इन द ब्लड इन ट्रेस अमाउंट। अब ट्रेस अमाउंट का मतलब क्या हुआ? ट्रेस अमाउंट मीन्स वेरी लेस अमाउंट, ये बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होते हैं। एंड दे आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। ये कैसे होते हैं? न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं, ये कहीं से भी न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं, बस ये अपने फंक्शन को दिखाते हैं एंड दे अफेक्ट द फंक्शनिंग एट डिस्टेंट सेल्स। ये अपने फंक्शन को क्या करते हैं? दूर में स्थित सेल के ऊपर भी दिखाते हैं। तो दे रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Now we will study about the branch of biology that is concerned with the study of structure and function of endocrine glands. Endocrine glands के बारे में हम लोग जिस भी ब्रांच में पढ़ते हैं, जिस ब्रांच में हम लोग उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ब्रांच को हम लोगों ने कहा endocrinology. And Thomas Edison is the father of endocrinology. Thomas Edison is the father of endocrinology. अभी तक हम लोगों ने 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़े, 2 साइंटिस्ट स्टर्लिंग एंड बेलिस जिन्होंने हार्मोन वर्ड को दिया, एंड secondly we have studied about Thomas Edison. So Thomas Edison was the scientist who is known as father of endocrinology. Now we will discuss how hormone performs its action. Hormones की functioning कैसे होती है? So mechanism of functioning of hormone we will study. Along with blood, hormones circulate the entire body.
मैंने आपको पहले ही कहा कि हार्मोन कहाँ रिलीज होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में, और ब्लड के साथ होते हुए ये पूरे बॉडी में ट्रैवल करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। बट कैसे पता चलता है हार्मोन को? क्या उनके पास आंखें होती हैं जिससे वो देख सकते हैं कि किस ऑर्गन के पास उन्हें पहुंचना है, किस ऑर्गन, कौन सा डेस्टिनेशन है उनका, कौन सा ऑर्गन उनका डेस्टिनेशन है, और कहाँ जाकर उन्हें अपने फंक्शंस, अपने रिस्पॉन्स दिखाने हैं, रिएक्शंस दिखाने हैं? तो ऐसा नहीं है। हॉर्मोन्स कैसे काम करते हैं ये हम लोग समझेंगे, बट इससे पहले समझना होगा एक स्पेसिफिक सेल के बारे में, एक स्पेशल सेल जिसे हम लोग कहते हैं रिसेप्टर सेल। ओके, रिसेप्टर सेल्स ऐसे सेल्स को कहेंगे जो किसी चीज को रिसीव करें, रिसीविंग सेल्स। रिसेप्टर सेल्स आर रिसीविंग सेल्स। तो जब हॉर्मोन्स को काम करना होता है तो वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन उनके होते हैं। जैसे अब ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड में LH और FSH दो हार्मोन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, और वो दोनों हार्मोन्स कहाँ काम करते हैं? तो रिप्रोडक्टिव सेल्स पर। अगर मेल है तो टेस्टिस पर, और फीमेल है तो ओवरी पर। तो अगर मेल की बात करें तो उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स इवन एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। एब्डोमिनल जो उनका स्टमक वाला हिस्सा, तो उससे बाहर उनके टेस्टिस पाए जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर। तो अब इतनी दूरी हार्मोन्स कैसे तय करेंगे? तो ब्लड के थ्रू। अब ब्लड के साथ तो जब हार्मोन्स डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचते हैं, हार्ट, हैंड, हमारा वेस्ट रीजन, हर जगह से होकर गुजरते हैं, फिर हार्मोन को कैसे पता चलता है कि उनका टारगेट ऑर्गन कौन सा है? टारगेट ऑर्गन्स मीन्स कहाँ उन्हें काम करनी है। टारगेट ऑर्गन को हम लोग डिफाइन करेंगे बाद में। तो उनका टारगेट ऑर्गन कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर सेल। यही रिसेप्टर सेल जिस भी टारगेट ऑर्गन पर होगा, हर हार्मोन का अपना एक अलग रिसेप्टर सेल होगा। तो किसी पर्टिकुलर हार्मोन की अगर बात करें तो उस हार्मोन का रिसेप्टर सेल जिस भी ऑर्गन पर मौजूद होगा वहां उस हार्मोन को रिसीव कर लिया जाएगा, अदरवाइज हार्मोन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उन्हें रिसीव करने के लिए कोई नहीं है। अगर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं या किसी के यहाँ जाते हैं तो वहां से हमें रिसीव करने के लिए कोई तो आता है स्टेशन पे। अगर स्टेशन पे नहीं आता है तो हम लोग जाहिर है उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो रिसीव करने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो रिसीव करने के लिए रिसेप्टर सेल होंगे, और ये रिसेप्टर सेल कहाँ होंगे? टारगेट ऑर्गन पर। तो हार्मोन्स अलोंग विथ blood circulate the entire body but received by the receptor cells, and these receptor cells are present on the target organs. Now we should know what are target organs. What is the definition of target organs? So target organs are the organs that possess, उनके पास क्या होता है? रिसेप्टर सेल्स होता है, दैट शो द रिस्पॉन्स टू द हॉर्मोन्स। और इसी रिसेप्टर सेल के कारण जैसे ही हार्मोन उनके सामने आते हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, वो उन्हें वेलकम करते हैं, और इस तरह से क्या होता है? रिसेप्टर सेल्स के प्रेजेंस के कारण टारगेट ऑर्गन अपने रिस्पॉन्स को टुवर्ड्स हार्मोन शो करते हैं एंड उसे रिसीव करते हैं, और इस तरह से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते ही हार्मोन अपने एक्शन को दिखाता है। तो इस तरह से हार्मोन अपने काम को परफॉर्म करते हैं। ओके, सो these all were about functioning of hormone, एंड आई होप आप लोगों को अभी तक हार्मोन्स के फंक्शनिंग, इवन हार्मोन किसे कहते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सारे टॉपिक जो अभी इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा और पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी। सो सी यू वेरी सून in my next video where I'll discuss different types of endocrine glands and their functioning, how the hormones released by different types of endocrine glands and how it performs, what are the functions of these hormones. So everything we will discuss in my next video. So see you very soon. Thank you very much for watching the video.